मैं ईमान की राजनीति करता हूं, मैं खतरुल बेईमान की राजनीति नहीं करता हूं, जो पिछले बार मेरे साथ खतरुल बेईमान ने किया है। ये इसने 40-40 लाख में जिसने टिकट को बेचा, उससे बड़ा खतरुल बेईमान अब हिंदुस्तान में पैदा होगा नहीं, क्योंकि मैं उसके भ्रूण को ही मरवा दूंगा। अच्छा, आपका मन करता है कि कोचा दमन से इस बार विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमाम के खिलाफ बोलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसको भर भर करके गाली डाला जाता है उसके कमेंट में, इसका क्या मानते हैं? उसका है कि अभी जो है सिर्फ बीजेपी उसको पैकेज ही नहीं दे रही है, साथ में जो है चिंटू भी उसको दे रही है। अच्छा, मतलब उसका आर्टिफिशियल, इसका आर्टिफिशियल कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। कल हम लोग मुसलमानों में ही डीजे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, हम लोगों के कौम में ही जो देखिएगा शराब का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, हम लोगों के कौम में ही हरामखोरी घूसखोरी का धंधा ज्यादा होने लगा। जैसे कि लोग बी टीम आपको आप कर रहे हैं ना, प्रशांत किशोर की पार्टी। ठीक है, अभी तो हम आए ही नहीं है, अभी ये आपको जो है सता रहा है। अरे ये मरने का जलन है या जीने का? आप जितना घूस खाए हैं उसका जलन आपको है, या यहाँ से पाप लेके जाइएगा कब्र में उसका आपको जलन है? सरकारें जो है कान में जो है सांडे का तेल डाल करके सोई हुई है, और यहाँ के जो विधायक हैं उनको तो कमीशन से और घूसखोरी से फुर्सत ही नहीं। अमोर विधानसभा सीरीज का ये चौथा वीडियो दोस्तों। आज हमारे साथ मोहम्मद सबुज्जमा उर्फ लड्डू, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अमोर विधानसभा के एक बड़े शख्सियत है और एक कद्दावर लीडर है। दोस्तों इनसे आज पूछेंगे कुछ तीखे सवाल, और अमोर विधानसभा की ताजा हालात क्या है इनसे पूछेंगे, और पूर्व एमएलए और प्रेजेंट एमएलए के बारे में भी इनसे पूछेंगे। तो दोस्तों दिल थाम के वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। अमोर कार्यालय के सामने हमारा जो कार्यालय है उसमें आपका स्वागत है, और आपके सब्सक्राइबर को सलाम, नमस्कार और बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अंदाज इनका कितना निराला है, आगे भी सुनिएगा। सबसे पहले बताइए अमोर विधानसभा में इस समय चल क्या रहा है? आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछूंगा कि जिसको आपने जिताया है, आप अभी उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनको आपने जिताया था, और वो कैसा काम कर रहे हैं, या उसके साथ अभी आप क्यों नहीं है, आप बताइए। देखिए, आपने सबसे पहला सवाल किया कि चल क्या रहा। यहाँ पर हर जगह जो है कोडेक्स चल रहा है, हर जगह साइबर क्राइम चल रहा है, ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में घूसखोरी चल रही है, और पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। जो लोग पलायन कर गए हैं उन लोगों के भविष्य अंधकार में है, पता नहीं अगली बार आएगा उनकी पत्नी उनके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी डर यहाँ के लोगों को सता रहा है। और चौथी बात क्या है कि अभी जो है बेवक्त मौसम जो है मानसून आ चुका है, मकई का तैयारी का सीजन था, जगह जगह जो है मकई पानी में डूब चुका था, लोग उठा उठा करके गाछ उसमें आ गया है, वो बर्बादी के रो रो करके लोग उसको किसी तरह उठा करके वो बाजार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। सरकारें जो है कान में जो है सांडे का तेल डाल करके सोई हुई है, और यहाँ के जो विधायक हैं उनको तो कमीशन से और घूसखोरी से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि सर आरोप आप लगा रहे हैं कमीशन का या घूसखोरी का, आपने कोई सबूत मीडिया के सामने या कहीं और आपने प्रस्तुत किया है? अरे वो कहता है सच कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अच्छा, ब्लॉक में विश्वोत्तरी का बैठक, ये ब्लॉक में जो है पंचायत समिति का बैठक था, हाँ, उसमें बंगड़ा मधुपुर पंचायत का मुखिया ने रो रो करके वहां गुहार लगाया अपनी कमेटी में कि ये सीओ जो बैठा है 30,000 रुपया गरीब के घर में मिट्टी डालने में मेरा ट्रैक्टर रोक करके हमसे ले लिया, जब तक नहीं लिया तब तक छोड़ा नहीं। और दूसरा आरोप ये लगाया उन्होंने कि हमने 2 केवाला मोटेशन के लिए दिया था, 5,000 रुपया दिया, 1 केवाला मोटेशन हुआ, दूसरा केवाला रद्द कर दिया। तो समिति से ये पूछना जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या पहल करेंगे। उस समिति का अध्यक्ष बन के हमारा विधायक बैठा था, पिछले 4 महीने इस बैठक को हो चुकी है। जो आदमी 10 लाख रुपया महीना ब्लॉक में फिक्स कर लेगा, वो आदमी क्या इंसाफ करेगा या कर पाएगा? दोस्तों मैं बीच में कहूंगा कि आपको भी लगता है क्या जमीन के म्यूटेशन में 4-5 हजार रुपया, या फिर आपको कोई और काम करवाने के लिए सीओ क्या पैसा देना पड़ता है? कमेंट में लिखिएगा। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि विधानसभा में करप्शन का बाजार गर्म है?
और विधानसभा से सबसे ज्यादा है। कोई रीजन ऐसा क्या है? रीजन ये है कि हम लोग कभी हिंदू के नाम पर वोट देते हैं, कभी मुसलमान के नाम पर देते हैं, कभी जो है मंदिर बनाने के नाम पर वोट देते हैं, कभी मस्जिद तोड़वाने के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन हम लोग आपसी भाईचारा से हर दिन रहे हैं। ये हिंदुस्तान जो है बिल्कुल गुलदस्ता की तरह, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसमें कोई भी जात हो, कोई भी कबीला हो, सब लोग हम लोग एक दूसरे का मदद और मददगार साबित हुए हैं। कभी भी आपने सुना होगा कि अभी आपको वहां पर कश्मीर में जो है कितने लोगों को मार दिया गया, उसमें एक मुसलमान जो है अपनी जान गंवा करके तब उन लोगों को बचाने का काम किया और एक बच्चे की जान बचाई। तो ये गंगा जमुनी तहजीब इसी का नाम है कि जब हमारे हिंदू भाई पर कोई प्रहार होता है तो मुसलमान अपनी जान दे करके उसको बचाने का काम करता है। जब देश आजाद हुआ था, लाखों जो है उलमाए दीन ने फांसी पर लटकने का काम किया था। दिल्ली से लेकर के आपको नदवा तक जितनी नीम के गाछ थी सब में फांसी में लटका हुआ वो मौलाना और हाफिज था। तो इस देश को 85% बहुल्य देश को बचाने वाला आखिर वो हाफिज को क्या मिला? ये चीज आज यहाँ के कुछ स्वार्थी नेतागण और पार्टीगण जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। जब भी आता है तो वो मस्जिद में और मदरसा में मीटिंग करके लोगों को गुमराह करने का जो है वो चक्रव्यूह रचता है। ये MIM का अब्बा जो बीजेपी है उस बार दे दिया था NRC। नहीं, जैसे कि लोग बी टीम आपको आप कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर की पार्टी। ठीक है, अभी तो हम आए ही नहीं है। अब ये आपको जो है सता रहा है। अरे ये मरने का जलन है या जीने का? आप जितना घूस खाए हैं उसका जलन आपको है, या यहाँ से पाप लेके जाइएगा कब्र में उसका आपको जलन है? पहले रहिए आराम से रहिए, मुझे बता देने दीजिए। ये MIM के अब्बा जो बीजेपी है उसने पिछले बार NRC दिया था। इस बार जब उनको चाय पिलाने के लिए तो तैयार नहीं था विधानसभा में, तो उसने वक्फ बिल ला के दे दिया और घर घर में जाकर के लोगों को कहता था वक्फ बिल आ गया, आओ सड़कों पर, फिर हमको विधायक बना दो। तो इस बार ऐसा नहीं हो। ये दवा काम नहीं किया क्या? वो UCC बिल आएगा तो नहीं करेगा। वो क्या समझ रहा है कि हमारा जो है धकर बाप हमको दे दिया है कुछ तो हम लोग मान जाएंगे और हमारा हिंदू और मुसलमान हम लोग लड़ जाएंगे? पूरे देश में मेरा आह्वान है कि अब कोई भी जनता लड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे जैसे मुल्लों और पंडितों के लिए मेरे पास मेरा राजनीति की काफी है। जो साहबा वाला राजनीति है मैं दिखा दूंगा तुमको। मैं ईमान की राजनीति करता हूँ, मैं खतरुल बेईमान की राजनीति नहीं करता हूँ जो पिछले बार मेरे साथ खतरुल बेईमान ने किया है। ये इसने 40-40 लाख में जिसने टिकट को बेचा, उससे बड़ा खतरुल बेईमान अब हिंदुस्तान में पैदा होगा नहीं, क्योंकि मैं उसके भ्रूण को ही मरवा दूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है वो या नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि मोदी जी या बीजेपी पार्टी जो भी मुद्दा उठाते हैं उसका सीधा सीधा लाभ AIM को यानी अब्दुल इमाम की टीम को होता हुआ दिखता है। चाहे वो CNRC का हो या फिर आपका अभी का वक्फ बोर्ड बिल हो, तो इसमें उन्हें फायदा दिखता है। तो इसको आप कैसे भुना रहे हैं? आप भी तो विधानसभा में पिछले 20 साल से हैं, आप पहले के भी MLA अभी के MLA को देखे हैं और आप यहाँ पे एक प्रसिद्ध नाम है, तो आप टटोलते हैं मन में लोगों का, तो आप क्या पाते हैं? लोग यहाँ के अशिक्षा में हैं, लोग गुमराही में हैं, लोग यहाँ पर जो है लोगों अल्लाह के अजाब में हैं। जो लोगों ने यहाँ पर पाप का बाजार गर्म किया है उन लोगों के पाप की सजा अल्लाह ताला ने जो जनता को दिया है उसको वो झेल रहे हैं। ऐसे पापी लोग हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। कि एक साल आया था MG अकबर, वो जो है कांग्रेस का नाम लेके आया और भाजपा में जाकर के रेप केस में वो सस्पेंड होकर भी। ऐसे पापी लोगों को हम लोगों ने MP बनाया था। उसी तरह से यहाँ शाहबुद्दीन आया, उसी तरह से यहाँ पर शहनवाज आया, उसी तरह से आज जो है ये अब्दुल इमाम है। अच्छा, अब्दुल इमाम यहाँ का है ही नहीं। अच्छा, आपका मन करता है कि कोचा दामन से इस बार विधायक का इलेक्शन लड़ जाए? देखिए मेरा मन का क्या है, नहीं, जैसे अब्दुल इमाम का मन किया ना क्या मोर्सी विधायक का चुनाव लड़के जीत गए, वो आपका मन क्यों नहीं करता कोचा दामन पे जाके बिल्कुल इस बार जाए इस बार? अरे भाई, कोचा दामन की जनता ने खुद पोस्ट करवा दिया था। अच्छा, आज से 4 महीना पहले कि मेरा नेता कैसा हो, शाहबुज़्ज़मा जैसा हो। और इस MP का चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हमको कोचा धाम ने मिला है। आपको पता लगा लीजिए, एक एक बूथ में 150, 50, 70, 80 ऐसे करके वोट आया। सबसे ज्यादा पूरे लोकसभा में अगर वोट आया तो हमको कोचा दामन में आया। अब हो सकता है कि B टीम की वजह से आ गया हो।
ये बी टीम की वजह से। ये बी टीम का कंसेप्ट बड़ा यूनिक है दोस्तों। ये बी टीम्स वही लोग बहुत बताते हैं जो लोग असल में बी टीम होते हैं। वो एक कहावत हमने फिल्म देखा था, चोर मचाए शोर। हाँ। जो चोर होता है ना वो लोगों को शोर मचा करके गुमराह करने का काम करता है। रात में एक चोर चोरी करके जाएगा ना, आप बोले अरे क्या जा रहे, तो वो क्या बोलेगा, चोर 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 चोर, ताकि असल चोर तो वो खुद है, वो हल्ला करता है ताकि गांव का लोग वहां जागेगा और चोर असल कौन है पता लगाते रह जाए। तो यही खेल इस विधानसभा में हो रहा है। नहीं, मेरा भी कई लोगों ने जन स्वराज का मेरा वीडियो देखा था, उन्होंने मेरे से फोन करके क्वेश्चन पूछा क्या सीमांचल इलाके में जन स्वराज पार्टी को बी टीम समझा जा रहा है। मैं कहा हाँ, लोगों में परसेप्शन यहाँ पे बनता जा रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये यहाँ पर वही लोग बी टीम बोल रहे हैं जो कोरेक्स का धंधा करता और करवाता है। वही लोग बी टीम बोल रहा है जो यहाँ पर साइबर क्राइम करता और करवाता है। वही लोग यहाँ पर बी टीम बोल रहा है जो लोग यहाँ पर घूसखोरी का धंधा चरम पर पहुंचा चुका है। वही लोग बोल रहा है जो इसको अल्लाह का डर नहीं है। वही लोग जो बोल रहा है जो रसूल का प्रवर्तक नहीं है। वही लोग बोल रहा है जो गली गली में जा करके लोगों की इज्जत को तार तार कर रहा है। हर बार पंचायती कर करके हम लोगों को इज्जत को ढांकने का काम करना पड़ता है। तो वैसे लोगों का हर दौर में कुछ नहीं हो सका। अल्लाह के निगाह में भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो 2, 4, 10% हो सकते हैं, वो हर दौर में होगा, उसके लिए हमारी कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी करता रहे। हराम के पैसे में अल्लाह ताला ने कोई ताकत नहीं रखा है। ये ताकत अगर दिया है तो वो हलाल के पैसे में है। आप देख लीजिएगा अगले विधानसभा में जितना लोग विधानसभा में रुपया बांटेगा, जितना दारू बांटेगा, जितना जो है नौटंकी करेगा, नाच गाना करेगा, जगह जगह जलसा लगवाएगा, ये सारे लोगों का सब कुछ धराशायी होने, क्योंकि अल्लाह को उस पर कोई वादा नहीं है। आपके मतलब पर, आपके जो है जलन पर, हसद पर, द्वेष पर, क्लेश पर, ईर्षा पर और बदला पर कभी भी अल्लाह का कोई वादा नहीं रहा। और मुझको पूरा भरोसा है इस बार अल्लाह पर कि वो जो भी निर्णय करेगा बहुत ठोस निर्णय करेगा। और इस बार जो भी इलेक्शन होगा बहुत ही सच्चे मन से और बहुत शुद्ध तरीके से होगा और बहुत शांति प्रिय होगा। और बार की तरह हंगामा नहीं होगा, इस बार बहुत शांत होगा। क्योंकि लोगों को जब जब बुराई से अच्छाई की तरफ आना होता है तो वो चुपचाप आ जाता है, लेकिन जब अच्छाई से बुराई की तरफ जाना होता है तो ढोल बजा के जाता है। आप देखिएगा कि आजकल हम लोग मुसलमानों में ही डीजे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। हम लोगों के कौम में ही जो देखिएगा शराब का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। हम लोगों के कौम में ही हरामखोरी घूसखोरी का धंधा ज्यादा होने लगा है। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों को वैसा प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है जो सच्चे मन से हम लोगों को प्रतिनिधित्व करे। वो यहाँ तो बोलता है बहुत बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा गुलाबी उर्दू, लेकिन वहाँ पर पटना में फ्लैट में बैठ कर जो वो अकेले में क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे उसके रहन सहन खान पान है, वो तो अल्लाह ही को मालूम। आपका इशारा वही है कि कुछ लीडर जो बीजेपी के लीडर के साथ बैठ के कुछ ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए क्या इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ें? मैं इस बार लड़ूंगा भी और जीतूंगा। मुबारक हो। हाँ, इसलिए मैं बता देता हूँ, मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा। मुझको 2-3 कैंडिडेट ने कहा कि आपको लड़ना है, रुपया का भी लोभ दिया, लेकिन मैं तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों मुझे जनता के लिए कुछ करवाना और करना था। लेकिन जिस पर हमने भरोसा किया वो तो कई हजार लोगों के धोखाबाज निकले। मेरा ही नहीं, कई हजार लोगों के साथ धोखा किया। मतलब आपके साथ भी टिकट का वादा था क्या? नहीं, टिकट का वादा नहीं था। क्या 40 लाख में टिकट का वादा नहीं था। अच्छा, फ्री में टिकट का वादा? फ्री में हम लेते नहीं, वो हमको देता नहीं। अच्छा। आज भी अगर वो किसी को फ्री में दे रहा है तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ खो दिया। आज भी वो बेचेगा टिकट, इसलिए बेचेगा कि वो उसका धंधा ही है खरीद फरोख्त। बीजेपी का धंधा ही है खरीद फरोख्त का। वो देश बेच रहा है, ये कौम बेच रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं। आप देख लीजिए, वो देश बेच रहा है और ये कौम बेच रहा है। अगर बी टीम वो हमको कहता है तो पहले अपने गिरबान में झांक ले कि बी टीम कौन है। हमने 5 मुद्दे लाए हैं, बहुत ही सोच समझ के, बहुत दुआओं के बाद ये 5 मुद्दे लाए हैं। ये युवाओं का पलायन का मुद्दा, महिलाओं का शोषण का मुद्दा। महिलाओं में आपको आंगनबाड़ी सेविका से लेके सहायिका से लेकर के आपका जो है आशा से लेके जितनी उसकी जो है शोषण हो रहा है उसका मुद्दा है मेरे पास।
सस्ते ऋण का मुद्दा है मेरे पास किसानों के लिए कि जो है उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए और उसकी सहयोग करने के लिए बहुत सारी स्कीमें हम लोग ला रहे हैं। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग 60 साल से उम्र ज्यादा है, उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आवश्यकता है, उसको क्या दिया जा रहा है? आप देख लीजिए कि डॉक्टर का फीस के लायक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग उसका फीस 2,000 रुपया करने जाएंगे फर्स्ट पेज में, उसके बाद उसके महंगाई के हिसाब से बढ़ाएंगे। आप ही बताइए, जनता कंफ्यूज है कि पिछले बार जैसे अख्तरुल इमाम के लोग बात सुन रहे थे तो काफी अच्छा लग रहा है, और अभी भी लोग आपकी अगर बात सुनेंगे मेरे माध्यम से, नहीं मेरा बात तो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मतलब फिर आप फेसबुक पर देख लीजिए, हाँ फेसबुक पर देख लीजिए, अगर 3,000 4,000 लाइक है तो उसमें कम से कम 5-10 हजार गाली भी है। अच्छा, गाली से एक बात याद आया कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो भी IIM का या अख्तरुल इमाम के खिलाफ बोलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसको भर भर करके गाली डाला जाता है उसके कमेंट में। इसका क्या मानते हैं? उसका है कि अभी जो है सिर्फ बीजेपी उसको पैकेज ही नहीं दे रही है, साथ में जो है चिंटू भी उसको दे रही है। अच्छा, मतलब उसका आर्टिफिशियल, इसका आर्टिफिशियल बिल्कुल कॉमन है। उसका एक जीता जागता सबूत मैं दे रहा हूं कि जब वहां अलीगढ़ में 4 कुरैशी को जब मॉब लिंचिंग किया जा रहा था, उस समय अवैसी का कोई बयान कहीं नहीं आ रहा, और वो जो है ये सरकारी खर्चे पर अवैसी के आदेश से वो जो है 7 देशों के वो जो है ना यात्रा पर निकल करके वहां क्या कह रहे थे कि मोदी इज द बेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चलिए, क्या समझे कि वहां पर जाके बोल रहे हैं कि मोदी इज द बेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हिंदी भी बता दीजिए। मोदी इंडिया का सबसे बेस्ट मैन है, सबसे अच्छा हिंदी है। हाँ हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी जी, मतलब अवैसी साहब बोल रहे हैं। अच्छा, सऊदिया और भी आपको क्या कहते हैं खाड़ी देशों में जाकर के कि वो बहुत अच्छा आदमी है। असल पाकिस्तान आतंकवाद है, ये बात सच है, आतंकवाद है वो। लेकिन आपका जो उसी दौरान यहाँ पर जो अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुआ, उसके बारे में आपके पास फुर्सत नहीं है। आप जो कयादत के नाम पर लोगों को जो ठग रहे हैं इंडिया में, ये कयादत हो रहा है, कयादत को बेचा जा रहा है। ये जीता जागता सबूत है। क्यों नहीं अब तक जाके अलीगढ़ के लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं? कहाँ उनको इंसाफ दिला रहे हैं? नहीं, बात ये होती है, एक अख्तरुल इमाम क्या अलीगढ़ जाए या विधानसभा में रहे, तो आप ही तय कीजिए। ठीक है, आप एक अख्तरुल इमाम हो या एक अवैसी है, उसको ठेकेदार बनने का भी कोई हक नहीं है, ये बात सच है। आप काहे के लिए ये नौटंकी बिहार में ला रहे हैं? आपको जो ये ठेका पर जो MIM चला रहे हैं, ठेका पर कितना में ठेका दिया है? आप हमको दीजिए, हम आपको टका देते हैं उतना। ये घूसखोर लोगों से छोड़िए, आपको ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर ईमानदार लोग नहीं है तो मुझसे बोलिए, मैं आपको दिलाता हूं ईमानदार। ये राजद में घूस खाते खाते जदयू में आया, और जदयू में घूस खाते खाते MIM में आकर के हमारा विधानसभा में आके बजर गया। अब तो ये छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो यहाँ पर है ना, जब तक वो कहते हैं BT एक्ट में वो कब्जा नहीं कर लेगा पूरे अमोर विधानसभा को, तब तक वो छोड़ने वाला नहीं। हम दिए थे उसको चलाने के लिए, वो तो पूरा बपोतिये समझ लिया है। अच्छा, जी बताइए कि जैसे कि आपने अपना घर अमोर विधानसभा के अंदर में जो सेंट्रल एरिया है अमोर में आपने बनाया, आपने क्या अख्तरुल इमाम को कोई मशवरा नहीं दिया कि आप भी एक घर बना लीजिए अमोर में? आप मशवरा की बात बोल रहे हैं? उसने वादा किया था कि मैं यहाँ अमोर में आप हमको विधायक बनाइएगा तो हम यहाँ पर किराया लेके रहेंगे। हम लोगों ने कम से कम सैकड़ों लोगों ने कहा कि आपको किराया लेके रहना नहीं होगा तभी वोट देंगे। वो झूठा वो मुश्ताक मुन्ना का घर, ससुराल का घर लेकर के लोगों को दिखा दिया कि मैं ये इसी मकान में रहूंगा और लोगों का समस्या का समाधान 24 घंटा करूंगा। उसी मकान में ये रसेली का 29 आदमी का घर गिर गया, बरवट्टा पंचायत का। मैं आवेदन लिख के गया, लेकिन मुझको वो साइन करने से भी वो कासिर रह गया। बोला कि मैं जांच करूंगा, 29 आदमी का अलग से आवेदन चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि वो एक एक आवेदन पर साइन करने का हजारों लाखों रुपया मांग रहा है, तभी जाके किसी को मुआवजा दिला रहा है। आज तक अगर ऐसा नहीं है तो रसेली वाले को आज तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उस रसेली वालों को कि अगर एक भी वोट अगर अख्तरुल इमाम जैसे गद्दारों को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ अब कोई नेता जन्म नहीं लेगा। मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन ये बद्दुआ आप पर लागू है। नहीं, रसेली घाट का तो रसेली घाट से मुझे याद आया, वो रसेली घाट का तो पुल बना रहा है।
कौन वो बना रहे हैं अपनी योजना से? नहीं। अरे इतना झूठ और फ्रॉडगिरी छोड़िए। नहीं वो वो मैं सुनिए, मैं और अफरोज दो आदमी ढोलबज्जा एक गांव है कस्बा में, वहां मुख्यमंत्री आया था, हमने डीएम को गाली दिया था वहां पर, कहा कि ये फ्रॉड हम लोगों को 13 साल से बेवकूफ बना रहा है, अगर आज आप संज्ञान नहीं लीजिएगा तो आपकी सरकार आज ही गिरना निश्चित हो जाएगी। किसी को आप बददुआ के लिए ये नहीं कीजिए। तो उसने पूरा डीएम को डांटा, उसी दिन बैठक बुलाया, बैठक में अब तो इमाम को बुलाया, सबा जफर को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, बुला करके उस पर बिल्कुल ठोस निर्णय लिया कि इसको पुल निर्माण विभाग मुख्यमंत्री सेतु योजना से बनाया जाए और इसमें खुला पैसा रखा जाए और किसी तरह का कोई भी इसमें दुनियागिरी ना हो। और वो तब से अब तक हमने 3 बार प्रस्ताव लिया जिला परिषद में कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं आ रही है, थोड़ा समय का ये था। उसके बाद तुरंत जैसे ही प्रस्ताव लिए उसके दूसरे दिन से काम स्टार्ट हुआ। ये बाबू साहब क्या किए, 2022 का जो स्वीकृत हम लोग कराए थे, यहाँ पर हम लोग पुल संघर्ष समिति बनाए थे, अमोट पुल संघर्ष समिति, जिसमें आपका पंचायती राज के तीनों विंग का, जिसमें कि आपको समिति है, मुखिया है, जिला परिषद, सभी लोग हम लोगों ने उसमें सदस्य थे और सब लोग मिलके खारी घाट और रसेली घाट का हम लोगों ने धरना दिया था। धरना के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार को हिलाने का काम किया था, जिसमें ये पुल दोनों बन रहा है। अब ये रोज का ड्यूटी है, उतना वो फजर का नमाज नहीं पढ़ता होगा जितना कि ये खाड़ी घाट और रसेली घाट में सेल्फी लेता हो। हाँ, ये आप चेक कर लीजिए उसका फेसबुक आईडी और उनके कार्यकर्ताओं का आईडी चेक कर लीजिए, जितना वो फजर का नमाज नहीं पढ़ा होगा उतना वो सेल्फी लेकर के डालने का काम करता है और जनता को गुमराह करने का काम करता है। ऐसे गुमराह जो है प्रतिनिधि को जड़ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। अगर जमीनी स्तर का अमोर का बेटा को अगर इस बार नहीं लाइएगा तो आप इतना जान लीजिए अगले बार से कोई भी नेता आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। का क्या मैनिफेस्टो है जो जन स्वराज यहाँ पे लोग जिसको बी टीम समझ रहे हैं, आप कैसे उसका विकास के बारे में या उनकी क्या सोच है, या आपके जो सूत्रधार आपके प्रशांत किशोर साहब है वो क्या आप लोगों को मैसेज दिया, क्या कैसा ट्रेंड किया है, क्या लोगों के बीच में आप लोग करने वाले हैं? देखिए, हम लोग कोई ऐसा बड़का कलाकार नहीं है, ये हमारे प्रशांत किशोर जी का ही एक कहावत है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। पिछले हमको लगता है 10-20 साल पहले ही नियति ने तैयार कर लिया था क्योंकि आज मैं उनको पूरे हिंदुस्तान का एक, जिस तरह अवतार राम जी हुए, अवतार जो है आपके मोहम्मद साहब हुए, अवतार जैसे कृष्ण हुए, उसी तरह राजनीतिक अवतार मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। क्योंकि अमेरिका में उन्होंने 10 साल वहाँ के राष्ट्रपति के लिए समय दिया, फिर वहाँ से आने के बाद मोदी के लिए समय दिया, उसके बाद अब नीतीश को समय दिया, और भी लगे दीगर 22-23 राज्यों, लगभग 12-13 राज्यों में उन्होंने दिया। और लास्ट में उन्होंने ममता दीदी पर जब अमित शाह और मोदी जब हमलावर हो गया उसके राज्य को ध्वस्त करने के लिए, तो इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाने का काम। तो उनके पास सूझबूझ और पढ़ी लिखी सामूहिक टीम है और सोच भी बहुत उच्चतम क्वालिटी। हमारे क्षेत्र की जो बदहाली है उसको ठीक करने के लिए किसी 9वीं फेल आदमी की जरूरत नहीं, किसी जो है जोहला आदमी की जरूरत नहीं, यहाँ पर किसी लेबर आदमी की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो आज देख रहे हैं कि देश में जो बिगाड़ हो रहा है, बिहार में जो बिगाड़ हो रहा है, वो अफसरशाही हम लोग पर चरम पर है। तो अफसर को लगाम लगाने के लिए किसी अफसर की ही जरूरत है, वो अफसर प्रशांत किशोर है। उसने एक मुहिम बनाई कि बिहार को समृद्ध राज्य में कैसे लाया जाएगा, उसके लिए सारा व्यवस्था किया जाए। जब तक वो व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक उनका मुहिम जारी रहेगा। उनकी मुहिम का सबसे मेन आपको मैं बता देता हूं कि 2.5 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया, जो काम उन्होंने पहले किया था वो सब काम छोड़, और उन्होंने बिहार का बेटा होने का फर्ज निभाने के लिए बिहार में अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपने दिमाग को लगाने के लिए वचनबद्ध हो गए। और 2.5 साल के अथक प्रयास के बाद एक जनता का सुंदर राज बनाने का जो सपना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होकर के आज से लगभग
5-6 महीना पहले 2 अक्टूबर 2024 को, जिसमें हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य नेता भी उसमें प्राथमिक सदस्यता ही नहीं, उसमें फाउंडर मेंबर के रूप में ज्वाइन होकर इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और अभी उन सभी जिलों में गांव की ओर यात्रा चल रहा है, जगह जगह कमेटी को मजबूत करने की मुहिम चल रही है। उनके पास जितनी टीमें हैं, सबका टीम का अलग अलग काम है, कार्यस्तर है। सभी टीम जो है बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, ये कहते हैं जीतने के बाद, जीतने से पहले भी बहुत चीजों की जरूरत होती है। जिस तरह आपके यहाँ बहन की शादी होती है तो क्या शादी के दिन सब कुछ होता है कि 5 महीना 6 महीना 5 साल 6 साल पहले लोग तैयारी करता है। उसी तरह प्रशांत किशोर भी पूरे 2-2.5 साल से उस पर प्रयासरत है कि बिहार को अग्रणी राज्य कैसे बनाया जाएगा। उसमें सबसे मेन जो है मैनिफेस्टो उनका इस चुनाव के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ने का आह्वान किया गया है, जिसमें खास 5 मुद्दे रखे गए हैं। युवाओं का पलायन बंद हो, जिसकी श्रम शक्ति बिहार को लगे और बिहार को धन्य किया जाए। और दूसरा है बुजुर्गों का पेंशन 2000 किया जाए, महिलाओं का शोषण बंद करके सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाए और सभी को रोजगार से जोड़ा जाए। और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हो कि ये सरकारी स्कूलों में भविष्य कुछ दिखता नहीं है। जिन लोगों को नहीं दिखता है उन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होगा, उसका पैसा सरकार देगी। उसके बाद जो है किसानों के खेती में जो मनरेगा मजदूर है या उसमें दवाई है, जो सरकारी जितनी कंपनियां हैं इसके लिए किसानों के लिए, उसको जो है जिस तरह जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, उसी तरह हम लोगों की सरकार आने के बाद हम लोग लगाएंगे। जो किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, तो देश की करेंसी मजबूत होगी। आपको पूरा उम्मीद है कि आप सरकार में आ रहे हैं? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई भी बच्चा पैदा लेता है, कोई कलेक्टर बन के पैदा होगा ऐसा नहीं है, या कोई सर्टिफिकेट उसको माँ के पेट से मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा प्रयास करता है, जितनी उम्मीद के साथ शिद्दत के साथ जो चीज करता है वो हो जाता है। प्रशांत किशोर ही एक ऐसा शख्स है, मैंने कहा ना आपको, वो अवतारित पुरुष है कि उसने जिस काम को भी शिद्दत से किया है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। और मुझे पूरा यकीन है कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी और उसमें मेरा कंधा लगेगा। अच्छा साबुसमा साहब, ये की बताइएगा, अमौर विधानसभा में कितने % लोग अभी जनसुराज पार्टी के बारे में जानते होंगे? देखिए, परसेंट अगर आप बोलिएगा तो मैं तो ये कहूंगा कि 65% से ज्यादा लोग जान चुके हैं। कितने % लोग हैं जो कि आपकी विचारधारा को समझने या समझ रहे हैं? मेरे विचारधारा को 100% लोग समझ रहे हैं। जो विचारधारा को समझ रहे हैं, लेकिन 65% लोग पार्टी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कर चुके हैं और जानते हैं 100% लोग। 100%। मतलब आप यहाँ पूरी तरह के साथ बिछा चुके हैं। बिल्कुल। तो आपको लोग हल्के में ले रहे हैं? नहीं, हल्का में ले नहीं रहे हैं। असल में जो लोग हल्का होता है ना, वो सबको हल्के में लेता है। अच्छा, मतलब तैयारी जबरदस्त है। अब मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ तो मामूली सा एक घर बनाता है लोग, तो उसका तैयारी मुरादाबाद के होटल में प्लेट धोते हुए हो जाता है। और हम यहाँ चुनाव में विधायक लड़ने का लड़ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसके पास मुद्दा होता है। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट लोग खड़ा हो रहा है, किसी के पास एनआरसी और वक्फ बिल है और किसी के पास हाजी साहब है, और क्या है? एगो को तो कोई मतलब कि कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उसका एज एक्सपायर कर। तो हमको एक समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग जनता इन लोगों के पीछे घूम रही है, हम तो उसका नाम गुमराही कहते हैं। गुमराही से आजादी होना ही असल ईमान है, असल इस्लाम। अगर आज आप ईमान और इस्लाम को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अब्दुल जलील मस्तान साहब एक्सपायर हो गए, मतलब उम्र दराज, ये कहना चाहिए ना? अच्छा, अब्दुल इमाम साहब के पास CA/NRC का मुद्दा पुराना हो गया। नहीं, अरे भैया, अगर इस मुद्दे से काम नहीं चलेगा ना, तो आयुष मंत्रालय जो है ना, अभी जो MIM के अब्बा ने खोला है, वक्फ डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय था ना, वो बंद हो चुका है।
मेरा भाई उसमें जॉब करता था, समझ रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको बंद कर चुका है बीजेपी। उसके बदले में आयुष मंत्रालय खोल दिया गया है। तो उनके अब्बा ने फिर उनको आयुष्मान भारत का एगो कार्ड देने का न्योता दे दिया कि ते आयुष्मान भारत का वोट दे दे। बात नहीं बुझला, हम लोग तो गुमराह हो गए भाई। कोई भी अरे गोरी कहीं से भी उठ के आकर के हम लोग गुमराह कर दो। तो इस गुमराही को हटाने के लिए लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं? मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरे क्षेत्र की सभी जनताओं को, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या ये अल्पसंख्यक हो, या मुसलमान हो, या कुलिया हो, या सुजापुरी हो, गुमराही को छोड़िए, जाग जाइए। वरना आपका विधानसभा, जिस तरह पूरा देश ठेकेदारी पर जाने के लिए तैयार है, आपका विधानसभा भी ठेकेदारी पर जाने के लिए तैयार है। अगर देश का, अगर बिहार का, अगर अमोर का फिक्र रखते हैं तो अमोर का बेटा को बनाइए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगला बार कोई नेता ही पैदा नहीं होगा, अब खाली दलाले पैदा होगा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि कोई लड्डू नहीं बोला। तो दोस्तों, दर्द आप साफ देख रहे हैं। अगर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अगर आप मौका नहीं देंगे तो मानी बात है कि वो 2-4 साल या 2 इलेक्शन है ना, मेहनत करने के बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं राजनीति से अच्छे लोग दूर जाएंगे। तो ऐसे में आपको अब सोचना होगा, सोचने का टाइम आ चुका है।